हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की। हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि क्रोमोसोम्स। सो व्हाट आर द क्रोमोसोम्स? बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं इनको हम कह सकते हैं दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। डीएनए के केस में ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, मे बी ऑफ द डीएनए और द आरएनए। अब ये डीएनए और जो आरएनए है इनको किस तरीके से ये न्यूक्लिक एसिड को रिपोर्ट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर को। In 1969, he reported the nucleic acids from the nucleus of the pus cells. ये from the nucleus of the pus cells. इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें भी इन्होंने फर्दर उसको रिसर्च को कंटिन्यू रखा। Then they find a acidic substance which is known as the डीएनए, जिसको इन्होंने डीएनए कहा और इसको फाइंड आउट कहाँ किया? न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से फाइंड आउट किया और उसको नाम दिया न्यूक्लिन। सो वी कैन से न्यूक्लिन वाज गिवन, न्यूक्लिन टर्म वाज गिवन फॉर द डीएनए इज गिवन बाय द साइंटिस्ट मिशर। उसके बाद हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर था उसकी स्टडी, फर्दर उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और क्रेडिट गया वॉटसन एंड क्रिक को। ही डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। वो थे वॉटसन और क्रिक। उसी के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने प्रेजेंट किया। उसके बाद हमने देखा कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इसको यहाँ पे स्टडी किया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1869 है। इन 1962 दे गॉट अ नोबेल प्राइज। नॉट ऑल, only the three will got, Watson, Crick and Wilkinson got the Nobel Prize, and Franklin didn't get the Nobel Prize because she was not alive that time. वो तब तक उसको कैंसर से उसकी डेथ हो चुकी थी। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए now we'll discuss about the, totally we'll discuss about the structure of the DNA. So what will be the full form of the DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और अगर हम आरएनए को कहते हैं तो आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अभी हम सिर्फ डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं और डीएनए को हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू आरएनए, यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए में जाती है। देन दे गो फॉर द ट्रांसलेशन एंड सिंथेसाइज द प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डीएनए। अगर सिंपली आपको आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए आखिर है क्या, सो यू कैन से इट इज अ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, इज ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन टू आरएनए। But one thing that is important, it is a polynucleotide chain. It is a polynucleotide. ये जो डीएनए है, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और वी कैन से इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। So what kinds of the nucleotides it carries? इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? तो उसमें आपका ये पहला जो है, इट हैज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और जब हम आरएनए की बात करेंगे तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे
वो ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि इसमें डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर पता है डीएनए का इस तरीके का। इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक। इसी को किस तरीके से इसमें क्या क्या इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इट इज अ चेन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड। अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि जिस तरीके से हमने देखा है, अगर हम एक घर की वॉल को लें तो वॉल जो है वो किससे बनी होती है? ब्रिक से। तो हम कंपेयर करें अगर डीएनए को, तो डीएनए एक वॉल है जिसके ब्रिक ये न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर? तो डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं और ये कैसे बने होते हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज न्यूक्लियोटाइड्स consist of three components. What are they? First one is the pentose sugar. As its name shows, it is a pentose, means it is a एक तो ये मोनोमर है और ये शुगर है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसके इट हैज अ 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो पेंटोज शुगर है वो हमारी मोनोसेक्राइड है। मतलब कोई भी मोनोसेक्राइड होगा, वो जो पेंटोज है वो यहां पे आकर के कंबाइंड होगा, देन दे फॉर्म अ डीएनए। तो ये हो गया। दूसरा है नाइट्रोजिनेज बेसिस। ये जो नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो है, नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ये क्या होंगी? ये एक तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक हैं। अब ये टर्म्स आपको बताए जाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। थर्ड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। ये जो तीनों कंपाउंड जब आपस में मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर ये तीनों ना कंबाइंड होके, अगर खाली पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनेज बेस दोनों कंबाइंड होंगे, देन दे फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड्स। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द टाइप एंड द साइड। टाइप में आप देखेंगे ट्राई, यानी जब ये तीनों मिल जाएंगे तो हमारा टाइप बनेगा। अगर सेकेंड यानी 2 मिलेंगे तो हमारा खाली न्यूक्लियोसाइड बनेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अगर डीएनए की हम बात करते हैं तो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स, और it consists of 3 components. These are the pentose sugar, nitrogenous base and the phosphoric acid. If only the pentose sugar or nitrogenous base combine, then they form a nucleoside. अगर ये तीनों ही combined होंगे तब आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। Then this nucleotide combined with the another nucleotide, फिर another nucleotide दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, इस तरीके से they form a chain and the DNA will get formed. अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। जैसा कि उसका नाम है
तो हम यहाँ पे पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। पेंटोज शुगर मीन्स इट हैज अ 5 कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में हम लेंगे, ये यहां पे एक ऑक्सीजन रहेगा, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये चाहे इनको कंबाइन कर लेंगे चाहे इसको ऐसे रहने देंगे, और ये हमें दिख रहा है यहाँ पे इट इज अ पेंटोज शुगर स्ट्रक्चर। इसके साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, H है, OH है, H है, दिस वन हैज अ CH2 एंड H। अगर ओवरऑल हम देखें इनकी, अगर हम नंबरिंग करें कार्बन की, तो दिस इज अ 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, और ये आपका 5 नंबर कार्बन, ये यहां पे प्रेजेंट रहेगा। अब जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारा जो इसका फॉर्मूला अगर हम निकालें तो यहां पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखें तो C5, टोटल नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 OH इज देयर, सो इट इज अ 10। एंड ऑक्सीजन को अगर हम काउंट करेंगे तो यहां पे जो ऑक्सीजन का नंबर है 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन इज देयर। ये जो फॉर्मूला, ये जो पेंटोज शुगर है, ये जो बनेगी इट इज अ राइबोज शुगर, यानी कि ये DNA में नहीं, ये RNA में पाई जाएगी। लेकिन अगर हम यहां पे क्या मतलब है, DNA में जो पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, यानी D मीन्स एब्सेंट। तो यहां से एक जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट होना चाहिए, तब ये शुगर जो जाके कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो उसमें होता क्या है, ये जो यहां पे ऑक्सीजन है ये यहां से रिमूव हो जाती है, और हमारा ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज फॉर्म, यहां पे आपका H, यहां पे आपका OH, H, यहां पे अगर बात करें CH2OH रहेगा, और यहां H है, ये आपका OH एंड H रहेगी। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये वो पेंटोज शुगर है जो आपके DNA में प्रेजेंट होगी। देखिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, यहां पे बस एक चीज आपने देखी है कि ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इट इज रिमूव फ्रॉम द कार्बन 2 कार्बन से रिमूव होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RNA मोर रिएक्टिव होता है देन द DNA, तो उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव एंड मेक इट अनस्टेबल, देन इट हैज ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज दैट पोजिशन। सो ये जो रहता है ये कम रिएक्टिव, ये ज्यादा स्टेबल रहता है। क्वेश्चन आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। नाउ तो ये आपको पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर हम काउंट करेंगे तो हम देख सकते हैं C5H10 बट O रिमेन्स 4, 1 2 3 and 4। क्लियर? देयर शुड बी नो डाउट। अब नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको पता है फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। कितनी होती है? 5। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा होता है, यहाँ पे एक OH लगा होता है, यहाँ पे एक OH, ये OH।
that is a structure of H3PO4 or the phosphoric acid. Clear? अभी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड को कंस्ट्रक्ट होंगे, यानी जो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनेगा. अब जो तीसरा है दैट इज अ नाइट्रोजिनस बेसिस. उनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम. दो का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, फिर ये किस बॉन्ड से लिंक होंगे वो हम यहां पे देखेंगे. नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ये दो तरीके की होती है. इनको हमने आपको बताया था एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं. तो एरोमेटिक का क्या मतलब है? एरोमेटिक मीन्स जो हमारे साइक्लिक रिंग इनमें प्रेजेंट है, और हेट्रोसाइक्लिक मीन्स along with the carbon nitrogen is also present in this kind of the compound. That's why they are known as the heterocyclic. नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. जो प्यूरीन्स होते हैं ये हमारे डाइसाइक्लिक होते हैं, ये हमारे मोनोसाइक्लिक होते हैं. दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. अब यहां पे हमने देखा कि जो नाइट्रोजिनस बेस हैं दे आर ऑफ द टू टाइप्स. they are aromatic heterocyclic compound and they are of the two type. First one is the purine and second one is the pyrimidines. Purines are dicyclic. They have a two cycle. जिनमें दो साइकिल होंगे. One is the pentameric and another one is the hexameric. ये आपका pentameric है and this one is the hexameric. इस रिंग में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इनमें टोटल जो है वो आपके 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे. देखिए एक तो हमारा, अच्छा इस रिंग में हमें नंबरिंग करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू आईपीसी. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है दैट इज प्रेजेंट एट द 1 नंबर. ये 1 2 3 4 5 6 देन इट इज अ 7 8 9. तो हमें कीप इन आवर माइंड कि जो है, क्योंकि जब हमारा ये जो कंबाइंड होगा जब पेंटो शुगर से ये जो डाइसाइक्लिक है दैट विल कंबाइन एट द 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन होगा, इसका अगर ये बॉन्ड हट जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा. ये कंबाइंड होगा पेंटो शुगर से. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इट इज आस्क्ड इन द नीट क्वेश्चन. ये नीट क्वेश्चन बनता है एक, और द हायर क्लासेस में पूछा जाता है कि कौन से नंबर का नाइट्रोजन पेंटो शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है. तो फॉर द प्यूरीन N9, जो 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है दैट विल कंबाइन विद द पेंटो शुगर इन केस ऑफ द प्यूरीन्स. और प्यूरीन्स दो तरीके की होती हैं. एक होगी आपकी आर्जिनिन एंड दूसरी गुआनिन. इनको याद करने का एक निमोनिक रहता है. अगर सब चीज तरीके से याद करते हैं तो इनको आप एजी करके याद कर सकते हैं. एजी याद रखेंगे, एजी प्योर घी लाओजी, तो आप याद कर लेंगे. देन एजी प्योर घी लाओजी. सो इट्स अ प्यूरीन एजी. एजी जो है यानी आर्जिनिन और ग्वानिन जो है वो हमारा प्यूरीन है. तो कीप इन योर माइंड, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें से क्या प्यूरीन है क्या पिरिमिडीन है, तो हम लोग भूल जाते हैं. तो ये एक निमोनिक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज अ पिरिमिडीन. पिरिमिडीन इज अ मोनोसाइक्लिक. पिरिमिडीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, ये मोनोसाइक्लिक है. इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है. अगर हम इसका रिंग देखें तो इसमें 1 2 3 4 5. यहां पे अगर ये बॉन्ड हटेगा तो यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये जो 1 की पोजीशन पे जो नाइट्रोजन लगा है
दैट विल गेट कंबाइंड विद द पेंटोज शुगर। अभी जब हम बॉन्ड बनाएंगे, जब हम लिंक बनाएंगे तो आपको वहां पे क्लियर नजर आएगा, तब हम पिरिमिडीन का एग्जाम्पल लेकर के आपको वहां पे समझाएंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर प्यूरीन पेंटोज शुगर से कंबाइंड होती है, बॉन्ड बनाती है, तो उसकी 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होती है वो कंबाइंड होती है, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होती है वो कंबाइंड होती है पिरिमिडीन में। नाउ अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। उससे पहले पिरिमिडीन्स कुछ छूट गए हैं, पिरिमिडीन्स के नाम समझ लेते हैं हम। पिरिमिडीन्स 3 तरीके की है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये जो फर्स्ट 2 टाइप की है, ये जो कॉम्बिनेशन रहता है साइटोसिन और थाइमीन का, ये डीएनए में पाया जाता है। लेकिन जब यूरेसिल साइटोसिन ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि थाइमीन उसमें एब्सेंट रहती है, तो ये आरएनए में पाया जाता है। पूछा जाता है, वेरी वेरी छोटी से क्लास से पूछना शुरू कर देते हैं, जब से डीएनए बताते हैं कि थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए और द आरएनए, तो आंसर विल बी द डीएनए। यूरेसिल इज फाउंड इन डीएनए और आरएनए, तो व्हाट विल बी द आंसर? इट इज प्रेजेंट इन द आरएनए। अब हम इंपॉर्टेंट चीज देखें, तो अगर हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न देखें, नाइट्रोजिनस बेस का पैटर्न देखें, तो डीएनए में कौन कौन सी पाई जाएंगी? आर्जिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। आरएनए में अगर हम बोलेंगे तो आरएनए में पाया जाएगा आर्जिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहां पे ये थाइमीन प्रेजेंट नहीं होगा, यहां पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से एक हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होने के लिए एक पेंटोज शुगर होनी चाहिए, एक नाइट्रोजिनस बेस होनी चाहिए, और एक हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर को बना लेते हैं। एक यहां पे हमने एक पेंटोज शुगर को लिया। पेंटोज शुगर में यहां पे OH है, यहां पे H है, यहां पे H है, क्योंकि ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। क्लियर? ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहां पे कहा? यहां पे OH है, यहां पे H है, यहां पे CH2 है, यहां पे H है, तो यहां पे OH है। अब ये होना क्या है? यहां पे एक बॉन्ड बनेगा। जब भी पेंटोज शुगर किसी से कंबाइंड होती है तो इट विल फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे कौन सा? यहां पे 1 नंबर का कार्बन है, हम कह सकते हैं C1 यहां पे प्रेजेंट है, तो C1 से कंबाइंड हो रही है। C1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उससे कौन कंबाइंड हो रहा है? नाइट्रोजिनस बेस। और यहां पे हम एग्जाम्पल में पिरिमिडीन को ले रहे हैं। तो अगर हम पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें पता है इट इज अ मोनोसाइक्लिक। यहां पे इसके NH लगा है, और ये वाला बॉन्ड हमने यहां से ताकि एक बॉन्ड हमने यहां लिए, एक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6 है। तो देखा, हमारी बात वही हुई। पिरिमिडीन जब पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगी तो N1 जो नाइट्रोजन 1 पोजीशन पे होगी वो कंबाइन करेगी, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा H2O, और क्या बनेगा? एक हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो गया, वो हाइड्रोजन से कंबाइंड हो गया और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और यहां पे बना बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। होपफुली सबको समझ में आया होगा। ये जब यहां से रिमूव हो जाएगा तो इसको हम यहां पे इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये जो N है वो इससे कंबाइंड हो गया। दिस इज अ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बचा फॉस्फोरिक एसिड।
जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर हमको पता है, उसमें क्या रहता है, पी पे डबल ऑक्सीजन, एक उसका OH ग्रुप, एक उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां है और एक यहां पे OH है। अब होगा क्या, जो ये कार्बन 5 है इससे ये फॉस्फोरिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इससे कंबाइंड होगा और यहां से H2O रिमूव होगा। जब H2O यहां से रिमूव होगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, एक ऑक्सीजन और इसके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला पूरा एक बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। तो ये जो है दिस इज नॉट नोन एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज अ सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा यहाँ पे और ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये किसके बीच में फॉर्म होगा, CH2 के बीच में, मतलब 5th कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में कंबाइंड होगा। यानी जो फर्स्ट कार्बन है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा जो है अभी आपका सिंपल एक बॉन्ड बनाएगा। अभी हम बाद में बात करेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, वो कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो आपका यहां का जो फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, इस पे अब क्या बचा, ये यहाँ पे 5 जो कार्बन है वो फ्री रह गया। अब जो यहाँ पे जो कार्बन की रेटिंग थी 2 था, अगर हम इसको नीचे लिख लें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे आपका 3 है। जो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फोरिक एसिड है, अब वो इसके पेंटोज शुगर, जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके पेंटोज शुगर से कंबाइंड होगा। कैसे होगा वो आप देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड जो यहां पे है, एक अगर हम देखिए फिर से अगर हम ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि एक तो यहां हमारा क्या लगा था, नाइट्रोजनस, अगर सपोज करें यहां पे हम A को लगा दें एडेनिन, तो यहां पे एक बॉन्ड बन ही गया ऑलरेडी और यहां पे हम जो फॉस्फोरस है उसको लगा रहे हैं। ये हमने इसका एक डायग्राम इस तरीके का ले लिया है। अब अगर हम इस और फिर इसी तरीके से फर्दर यहां पे जो है यहां से एक फॉस्फोरस को अटैच कर दें, ये फॉस्फोरस यहां से भी जुड़ जाएगा और यहां से भी जुड़ा रहेगा, ये आपका G बना लीजिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरी एक चेन बन रही है और चेन जब बन रही है तो ये सब आपस में कंबाइंड होनी चाहिए। तो वो चेन कैसे बनेगी उसको हम यहां पे देख रहे हैं। अगर हम इस फॉस्फोरस को यहां पे उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P डबल बॉन्ड O OH, एक तो आपका O कंबाइंड ही हो गया इससे और एक हमारा OH है। अब होगा क्या, ये जो थर्ड वाला है इसका OH आके इससे कंबाइंड हो जाएगा और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा यहां से और यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा इन बिटवीन देम। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो एस्टर में क्या होता है, इस तरीके से COO, तो यहां फॉस्फोरस के साथ 2 OO लग गई, इसीलिए हम इस बॉन्ड को, यानी कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइंड होगा, कैसे होगा, जिसमें इसका थर्ड कार्बन दूसरे के फॉस्फोरिक एसिड से के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइंड होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना हुआ है दिस इज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नॉट दिस वन। ये वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है। फॉस्फोडाइएस्टर जब एक न्यूक्लियोटाइड
दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होगा, देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और इस तरीके से सो ऑन ये चेन यहाँ पे चलती चली जाएगी। ये हम फॉस्फोरस को इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, शुगर है, फिर यहाँ से एक फॉस्फोरस लगेगा, एक यहाँ लगेगा और यहाँ से एक चेन बनेगी। इस तरीके से हम चेन को बनाते चले जाएंगे। ये हमारा क्या बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहां अभी हमने खाली स्ट्रक्चर को पढ़ा है और उसको समझा है। अभी इसकी नेक्स्ट उसमें हम वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल को लेकर के उसके जो पोलैरिटी है, जो साइज है, जो लेंथ है, वो सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। और अगर आपको कुछ भी आपकी क्वेरी है, यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक्स।